Exam 300 Fight for Glory। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 यूपी में। आज पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम संविधान के प्रमुख भाग, कुछ प्रमुख अनुसूचियां और सभी प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग या संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, मगर वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें कुल 25 भाग हो गए हैं। तो ये कंफ्यूजन कैसे है कि 22 और गणना की दृष्टि से 25 कैसे हो गए हैं? तो ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे करके जब संविधान संशोधन किया गया है, तो जो एक्जिस्टिंग ही जो भाग थे, उन्हीं में से ही 22, जैसे कि 4 है तो 4 में एक और जोड़ दिया गया 4A करके, जैसे 9 है 9 में एक जोड़ दिया गया 9A करके, 9B करके। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल भाग थे वो तो 22 ही रहे, मगर गणना की दृष्टि से अब 3 बढ़ के 25 हो गए। तो ये एग्जांपल है। पहला भाग देखते हैं। पहला भाग में संघ और उसका क्षेत्र बताया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 है, उसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित हैं। यानी कि जो भाग 1 है वो डिफाइन करता है कि भारत क्या है, उसके राज्य क्या हैं, कितने हैं और उसकी बाउंड्री क्या है। इसी में जो अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं, इसी में दिखाया गया है कि अगर कोई नया राज्य बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, किस अनुच्छेद से बनेगा? अगर कोई नया राज्य जो बाहरी राज्य है, उसको शामिल किया जाएगा, तो वो कैसे शामिल किया जाएगा? जैसे एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि जब सिक्किम को 1975 में 74-75 में जब इंडिया में शामिल किया गया, उससे पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, तो उसके लिए था अनुच्छेद 2। और जो प्री एक्जिस्टिंग जैसे राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया, तो वो बनाया गया था अनुच्छेद 3 से। तो ये हो जाएगा संघ और उसका क्षेत्र, जो कि भाग 1 है। अगला भाग है भाग 2 नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि संविधान का भाग 2 क्या है? तो वो है नागरिकता से संबंधित। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 तक शामिल हैं। इसमें नागरिकता से संबंधित सभी पहलुओं को संबोधित किया गया है। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से भी समझेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। तीसरा भाग है भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इनमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दिया गया है और जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के खिलाफ अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो गया। इसके अलावा जो भारत के नागरिकों के अलावा जो कुछ अधिकार हैं, जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जो भारत में आकर रह रहे हैं, बस गए हैं, उनको भी प्राप्त हैं, तो उनका भी वर्णन इसमें किया गया है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है संविधान के? तो भाग 3 में। फिर भाग 4 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ यानी कि डीपीएसपी भी कहते हैं। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। इनके सिद्धांत हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए कानून और नीतियाँ बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये मार्गदर्शन के लिए है, ये आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। एक तरीके से जो हैं वो राज्य और सरकारों को बताती हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं, जो नियम है, जो कानून बनेंगे, वो किस चीज़ को फ्रेम में रखकर बनेंगे। अगला जो भाग 5 है वो है संघ। अब इसमें जो संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड या भारत जो संघ है, उससे रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे रिलेटेड जो क्लॉज़ हैं वो दिए गए हैं, जितने अधिनियम हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि भारत के जो संविधान का 5वां भाग, उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आते हैं। इसमें किनका-किनका वर्णन है? तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट पूरा मिनिस्ट्री होती है सेंटर की, वो और उनकी कार्यकारी शक्तियाँ और कर्तव्यों से। इन्हीं में उनकी जो शपथ है उससे रिलेटेड, उनका कार्य है उससे रिलेटेड, उनकी जो शक्तियाँ हैं, इन सभी का वर्णन है कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो भाग 5 में किससे रिलेटेड है? तो संघ से रिलेटेड है भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। अगला आता है भाग 6। तो अभी जैसे हमने भाग 5 में राज्य से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो शामिल हैं। अब भाग 6 में राज्य से संबंधित, भाग 5 में संघ है, तो भाग 6 में राज्य है। तो संघ के बाद राज्य आता है। अब ये भाग 6 में 152 से लेके 237 तक जो अनुच्छेद हैं वो शामिल हैं। इसमें राज्य सरकार और उससे जो राज्य सरकार में जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, उनसे रिलेटेड सारे अधिनियम दिए हुए हैं। उनकी शक्तियाँ हैं, उनके शपथ है, उनके कार्य हैं, उनके वेतन भत्ते हैं, ये सब इसमें दिए हैं। भाग 7
भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें 4 कैटेगरी के राज्य थे, ए, बी, सी और डी ऐसे करके अलग-अलग राज्यों को कैटेगराइज़ किया गया था। तो जो भाग 7 था वो पहली अनुसूची के भाग बी में जो राज्य थे, यानी कि जो ए, बी, सी, डी जो 4 कैटेगरीज़ थी उनमें जो बी कैटेगरी के राज्य इसमें रखे गए थे। मगर अब इसको क्या किया गया है 1956 के द्वारा जो संविधान संशोधन का 7वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन संविधान का कौन-सा भाग है जो निरस्त कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो है भाग 7। अगला भाग आता है भाग 8। तो भाग 8 क्या है? तो भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड, यानी कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल हो गया दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, इन सब से रिलेटेड जो है वो है केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो भाग है वो है भाग 8। तो सबसे पहले था 5 में संघ, 6 में राज्य है, 7वां निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। फिर भाग 9 आता है, भाग 9 में पंचायतें हैं। इसमें पंचायतों से रिलेटेड जितनी भी पंचायतों की संरचना, उनके चुनाव कैसे होंगे, उनके संगठन कैसे होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, इन सब की चीज़ों का जो वर्णन है, उससे रिलेटेड जो भी अधिनियम है, वो सब जो है वो भाग 9 में है। इसमें कहाँ से कहाँ तक आज है अनुच्छेद, ये पूछा जा सकता है। भाग जो 9 है उसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ। तो 243 से 243 ओ तक। अगला आता है भाग 9 ए। तो 9 में आपकी पंचायतें हैं, 9 ए में नगर पालिकाएँ हैं। जो छोटे शहर होते हैं, उनमें नगर पालिकाएँ होती हैं और जो बड़े शहर होते हैं, उनमें होते हैं नगर निगम। तो 9 हो गया आपका पंचायतों के लिए, 9 ए हो गया नगर पालिकाओं के लिए। अब जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि मूल रूप से कितने भाग थे संविधान में 22, मगर गणना की दृष्टि में धीरे-धीरे वो 25 हो गए। तो इसी तरीके से हुए हैं। जैसे भाग 9 जो था वो आपका पंचायतों के लिए था, मगर उसमें संविधान संशोधन करके 9 ए जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी तरह 9 बी जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियाँ भी इंट्रोड्यूस करी गईं। तो इसी तरह से टोटल 3 ऐड हुए और टोटल गणना की दृष्टि से कितने 25 भाग हो गए। तो 9 ए में क्या है? नगर पालिकाएँ, 9 में था आपका पंचायत। इसमें अनुच्छेद 243 बी से 243 जी तक शामिल हैं। आप इसमें पंचायतों का याद रखिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 243 से 243 ओ। फिर भाग 9 बी, इसमें सहकारी समितियाँ हैं। तो 9 हो गया पंचायतों के लिए, 9 ए हो गया नगर पालिकाओं के लिए और 9 बी हो गया सहकारी समितियों के लिए। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है, उससे रिलेटेड क्लॉज़ है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और आपकी जानकारी के लिए यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है, उसकी जो घोषणा करता है, उसको आइडेंटिफ़ाई कौन करता है? तो वो जो पावर है, वो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि राष्ट्रपति कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। भाग जो 10 है, उसमें अनुच्छेद 244 से 244 ए शामिल हैं। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर चर्चा करता है। भाग जो 11 है उसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद है 245 से 263 तक। अगला जो भाग है वो है भाग 12। इसमें वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे हैं। जैसे कि इसमें हो गया 264 से 300 ए शामिल है और आपको पता होगा कि जो 300 ए है वो पहले हमारा एक मूल जो था वो अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार था, ये 300 ए, मगर इसको हटाकर 300 ए बनाया गया और मूल संपत्ति के आधार को एक जो है लीगल राइट बना दिया गया। भाग 13 ये भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड है। तो कई बार पूछा भी गया है ये भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड। आगे आता है भाग 14। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ। तो जितनी भी आपके संघ राज्य सेवाएँ होती हैं वो सभी भाग 14 में आती हैं। इसी में आता है आपका अनुच्छेद जैसे 312 जो है अनुच्छेद यहाँ इसमें 308 से 323 तक है। जैसे कि आपका आ जाता है 312 तो 312 के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो निर्माण किया जाता है अनुच्छेद 312 से और 315 जो है वो है आपकी आईएएस और पीसीएस के लिए। अगला भाग है भाग 14 का ए। इसमें न्यायाधिकरण से रिलेटेड है, जो भी आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, तो ये सब कौन से जो भाग में इनका वर्णन है, तो भाग 14 ए में। अगला आता है भाग 15। तो भाग 15 रिलेटेड है चुनाव से। ये काफ़ी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए ये काफ़ी हॉट टॉपिक होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव से रिलेटेड या चुनाव जो आयोग है, इससे रिलेटेड कौन-सा भाग है या इनकी व्याख्या किस भाग में दी है संविधान के, तो वो है भाग 15। अगला भाग है भाग 16। इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि 330 से 342 तक इसमें अनुच्छेद हैं।
जैसे कि विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधानों को संबोधित किया गया है। तो इसमें अब जो 2019 का जो 104वां जो संविधान संशोधन था, उसमें जो एंग्लो भारतीयों के लिए जो एंग्लो इंडियंस होते थे, उनके लिए जो राज्यसभा में जो सीट्स होती थी, उनको हटा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला भाग है भाग 17। तो भाग 17 में राजभाषाओं का वर्णन है। इसमें भारत की जितनी भी आधिकारिक भाषाएँ हैं, उन पर चर्चा की गई है। इसमें 343 से 351 तक शामिल है। नेक्स्ट भाग है भाग 18। इसमें आपातकालीन प्रावधान है, यानी इमरजेंसी से रिलेटेड जो आपका भाग है, वो कौन-सा है? वो भाग है 18। तो ये आपसे पूछा सकता है। भाग 17 है राजभाषा के लिए, भाग 18 है आपातकालीन प्रावधान के लिए, यानी कि जो इमरजेंसी वाले क्लॉज़ है, वो है भाग 18 में। इसमें 352 से 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान शामिल है। अगला है भाग जो है वो 19। इसमें विविध हैं, यानी कि इसमें कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भाग 20 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड है संविधान के संशोधन से। तो भाग 20 है संविधान के संशोधन से रिलेटेड। इसमें जो अनुच्छेद 368 है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन की अनुमति देता है, और ये किस भाग में शामिल है? तो भाग 20 में। अब आता है भाग 21। भाग 21 है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। तो जैसे कुछ जगहों पर जो विशेष प्रावधान बनाए जाते हैं, तो वो सारे विशेष प्रावधान किस कौन से भाग में है? वो है भाग 21 में। फिर आता है भाग 22। तो भाग 22 है संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। तो जो चीज़ों की मतलब डेफिनिशन टाइप में जो दी गई हैं, वो दी गई है भाग 22 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाग जो 21 है, वो इम्पोर्टेंट है। भाग 20 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान का संशोधन से रिलेटेड है ये। भाग जो 18 है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड है ये। भाग 17 राजभाषाओं से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भाग 15 इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और भाग 15 में सभी चुनाव से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो दिए हैं, इसलिए भाग 15 इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपका आता है जो है भाग ये भाग 9। इसमें पंचायतें हैं। 9 ए में नगर पालिकाएँ हैं, 9 बी में सहकारी समितियाँ हैं। फिर था आपका भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अनुसूचियाँ। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, मगर वर्तमान में ये 12 हो गई हैं। तो पहले कितनी थी? 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 हो गई हैं। हमने भाग देखे थे, जो मूल संविधान था उसमें कितने थे? 22 थे, मगर अगर गणना की दृष्टि से आपसे पूछें, तो अब जो है वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। पहली अनुसूची, उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण है। दूसरी अनुसूची जो है, उसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, यानी कि जो सेंट्रल उसमें आते हैं, यानी कि आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इन सब का जो है, इन सबके जो वेतन भत्ते हैं या पेंशन से रिलेटेड उल्लेख है, वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, यानी कि जो शपथ वगैरह का जो प्रारूप है, वो तीसरी अनुसूची में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पौंडीचेरी है, इसके जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, उसका विवरण मिलता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व निर्णय के बारे में, नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और ये करता कौन है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, ये घोषित कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ये कई बार पूछी गई है। तो अगर आपसे पूछे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको आप एटीएम या तो एटीएम एम कर सकते हैं, ये बढ़िया रह जाएगा। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, एटीएम एम। इसके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसके बारे में जो विवरण है या उससे रिलेटेड जो उपबंध है, वो कौन सी अनुसूची में है? वो है 6वीं अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6वीं अनुसूची बहुत बार-बार पूछी गई, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगली आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं, वो भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है। इसमें 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय दिए गए हैं, जिनके ऊपर कानून बनाने
पावर संघ को है। दूसरी जो राज्य सूची है उसमें जो विषय दिए गए हैं उनके ऊपर जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्यों को है। और तीसरी समवर्ती सूची है जिसके ऊपर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, मगर अगर दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति पैदा होगी तो संघ वाला जो कानून है, जो सेंट्रल वाला कानून है उसको मतलब वही मान्य होगा। तो पहले देखते हैं संघ सूची, इसमें कुल कितने विषय थे? तो इसमें कुल 97 विषय थे मतलब स्टार्ट के टाइम पे, बट अभी अगर देखें वर्तमान में तो 98 हो गए हैं। तो पहले कितने थे? संघ सूची में 97 विषय थे, अब हो गए हैं 98। इसमें जैसे कि नाम से लग रहा है संघ सूची है, इसलिए जो कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। अब एग्जाम्पल समझे अगर पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएँगे कि इन पे सिर्फ जो है वो सेंटर ही कानून बना सकता है। जैसे कि रेडियो हो गया, ब्रॉडकास्टिंग वाला हो गया, रेडियो, टेलीविज़न हो गया, शेयर बाज़ार हो गया, शेयर मार्केट हो गया, डाकघर हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इनके ऊपर जो कंट्रोल का जो भी एक्ट या कोई लॉ बनाएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करती है। बचत बैंक हो गया, जनगणना हो गई, बैंकिंग हो गई, बीमा, रक्षा, रेलवे, नगर निगम हो गया आपका, एटॉमिक पावर हो गया, स्पेस एजेंसी हो गई, ये सब जो है अंतरिक्ष वगैरह, तो ये सब संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, मगर वर्तमान में कितने हो गए हैं? 59 विषय। तो आप देख रहे होंगे कि संघ सूची में 1 विषय बढ़ गया है, जबकि राज्य सूची में विषय कम हो गए हैं, 66 से अब 59 हो गए हैं। इन पर जो कानून बनाने का जो वो है, अधिकार है वो राज्यों को है। इसमें कौन-कौन से आते हैं? तो आप जैसे देखेंगे हर राज्य की अलग पुलिस होती है, यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, तो वैसे पुलिस हो गई राज्य सूची का। इसी तरह आप देखेंगे कि जो हमारे जो अस्पताल वगैरह होते हैं वो भी राज्य सरकार ही उनको वो करती है, कंट्रोल करती है। तो लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गई, प्रति व्यक्ति कर हो गया, गैस हो गई, कृषि, रेलवे पुलिस हो गई। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूज़िंग भी बहुत है कि जो आरपीएफ होती है, जो रेलवे पुलिस फ़ोर्स होती है या रेलवे पुलिस जिसको बोलते हैं, वो किसमें आती है? तो वो राज्य सूची का पार्ट है, उसके ऊपर राज्य कानून बनाता है। तो रेलवे पुलिस किसमें आती है? यानी कि रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, मगर रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसलिए यही सबसे बार-बार पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग है। रेलवे सुनते ही लोगों को लगता है कि ये संघ सूची का होगा, मगर रेलवे पुलिस है। तो रेलवे संघ सूची में आती है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में आती है। कारागार हो गया, पंचायती राज हो गया, भूमि सुधार हो गया, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे पुलिस है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें कुल 47 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 हो गए हैं। तो संघ सूची में एक बढ़ा है जो राज्य सूची था उसमें आपके 66 से 57 हो गए हैं, कम हो गए हैं, 59 हो गए हैं सॉरी, और समवर्ती सूची में 47 से हो गए हैं 52। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है, मगर टकराव की स्थिति पर जो संघ का कानून है वही मान्य होगा। इसमें कौन-कौन से आते हैं? तो इसमें आर्थिक योजना है, आपराधिक मामले हैं, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, शिक्षा है, वन है, दंड है, प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अब जैसे शिक्षा को पकड़ लेते हैं, तो जैसे आपके एक सेंट्रल बोर्ड हो गया, आपका सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, ये सब सेंट्रल बोर्ड हैं और आपके स्टेट भी बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। तो शिक्षा इस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। अगली जो अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है वो भारतीय जो भाषाएँ हैं मान्यता प्राप्त, उनका विवरण मिलता है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ ये भी पूछा गया है, तो टोटल भाषाएँ कितनी हैं? वो है 22 भाषाएँ। इसमें मूलतः कितनी भाषाएँ थी? तो मूलतः इसमें 14 भाषाएँ थी, मगर धीरे-धीरे संविधान संशोधन करके इसमें भाषाएँ को बढ़ाया गया और अब टोटल 22 भाषाएँ हो गई हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन किया गया था 1967 में। इसमें सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया था। पहले मूल 14 भाषाएँ थी, फिर 1967 में संविधान संशोधन करके सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, फिर 2004 में 2004 में 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 वाला था। तो ये हुआ कब था? 2004 में 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल करी गई कौन-कौन सी भाषाएँ? तो संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। तो टोटल मिला के अब 22 हो गई हैं। मूलतः कितनी थी? 14 भाषाएँ। फिर आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण इसमें दिया गया है। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मतलब सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने इनके कार्यकाल में, तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें ये क्लॉज़ बनाया गया था कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएँगे या उसके अंदर 9वीं सूची में डाले जाएँगे, उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है, हाई कोर्ट्स वगैरह है, वो उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लेगी। तो इसलिए 9वीं अनुसूची जो है वो बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है, यानी कि इसमें दल परिवर्तन कानून दिया गया है। अगर कोई जो नेता है, वो दल बदलता है तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द करी जा सकती है। उससे रिलेटेड जो क्लॉज़ है वो 10वीं अनुसूची में है। इसको कब बनाया गया था ये दल बदल कानून? तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा ये जो 10वीं अनुसूची है ये शामिल करी गई थी 1985 द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, 10वीं अनुसूची कई बार पूछी गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है और कब आया था? तो ये 1985 में। अगली है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। यानी कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो 11वीं अनुसूची रिलेटेड है पंचायतों से। 10वीं अनुसूची रिलेटेड थी दल बदल कानून से, 11वीं अनुसूची रिलेटेड है पंचायतों से। पंचायतों में कितने विषय हैं ये भी पूछा गया है, तो पंचायतों से रिलेटेड कितने विषय हैं? टोटल 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय हैं। फिर 12वीं अनुसूची, अब अगर पंचायत हो गई तो अगली अनुसूची में आएगी नगर पालिकाएँ। तो 12वीं अनुसूची में कौन है? नगर पालिकाएँ। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ। तो ये सारी अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। चलिए अब सभी जो प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं वो देख लेते हैं उनके बारे में। ये सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया गया है। तो अगर कोई नया राज्य इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि 1975 में सिक्किम राज्य जो है वो उसको पूर्ण रूप से इंडिया में मिला लिया गया था, तो वो किस अनुच्छेद से आया होगा? वो अनुच्छेद 2 से आया होगा। अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण, जो एक्सिस्टिंग राज्य हैं, जो पहले से ही इंडिया के पार्ट हैं, उनसे नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के थ्रू किया जाएगा। और जब अनुच्छेद 3 के थ्रू नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, तो उसको 368 के थ्रू, यानी कि 368 जो है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो इसमें जो नियम दिया गया है कि जब अनुच्छेद 3 के थ्रू किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका एक जो एग्ज़ाम्पल हो जाता है, वो जैसे हो जाता है कि 2000 में जब उत्तराखंड बनाया गया था या छत्तीसगढ़ बनाया गया था, तो उसका वो अनुच्छेद 3 से बनाया गया था। अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभिक समय नागरिकता का उल्लेख करता है, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय लोगों को नागरिकताएँ कैसे दी गई थी, जो पाकिस्तान से आए थे, जो आकर बसे थे, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं अनुच्छेद 5 में। फिर अनुच्छेद 14 आता है, इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार है और ये सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। इसे समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रतिषेध है, उससे रिलेटेड है। यानी कि किसी के धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा। उससे रिलेटेड जो क्लॉज़ है, अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 15। तो 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध है। यानी कि उससे आपको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो लॉ है वो है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। जो अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानताओं के रिलेटेड है, यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएँगे। ये है अनुच्छेद 16। फिर अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है, इससे रिलेटेड है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि छुआ-छूत जो है उसके अगेंस्ट कानून लाया गया था, तो उसका वर्णन कौन-से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 से छुआ-छूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 जो है उससे उसके थ्रू उपाधियों का अंत किया गया। तो अनुच्छेद 17 से छुआ-छूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 से उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकारों का संरक्षण करते हैं। यानी कि जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो कौन-से आर्टिकल के थ्रू आती है? तो वो हमें मिलती है अनुच्छेद 19 से। और इसी अनुच्छेद 19 में ही जो समाचार पत्रों या जो मीडिया की जो वो है, बोलने की आज़ादी, उसके ऊपर वो भी इसी से ही मिलती है अनुच्छेद 19 से। तो इसमें भी मीडिया की जो आज़ादी है, समाचार पत्रों की या न्यूज़ चैनलों की, तो वो इसी में आती है। और आरओ और पीसीएस में ये पूछा भी गया है, किस अनुच्छेद से मिलती है न्यूज़पेपर्स वगैरह को जो है वाक स्वतंत्रता, तो वो मिलती है अनुच्छेद 19 से। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आए, यानी कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको जो आरोपी है उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये है अनुच्छेद 20 के थ्रू। फिर 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब जो जितने भी आपके मूल अधिकार हैं वो जनरली सभी 21 के अंदर ही कवर हो जाते हैं। ये इसका जो दायरा है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और ये जो 21 है ये आपका जो इमरजेंसी होती है उसमें भी ये जो है ये मूल अधिकार आपका ये हनन नहीं होता है, यानी कि ये आपको तब भी मिलेगा जब इवन इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी।
अगला है अनुच्छेद 21 का, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार जो है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 21 ए में। 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 20 क्या है? अपराधों के लिए शोध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 19 क्या है? वो है बोलने की आज़ादी या वाक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 22 से जो गिरफ्तारी के अगेंस्ट संरक्षण है, वो है अनुच्छेद 22 का प्रतिषेध है, वो है अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार। अनुच्छेद 24 जो है, जो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि जो बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं करेंगे, ये जो है वो आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 जो है, ये अंतःकरण की धर्म और के बाद के रूप में मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार देता है, वो है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 के थ्रू हमें मतलब कोई भी धर्म मानने की और अपनी मान्यताओं को अपने तरीके से मानने की जो आज़ादी देता है, वो है अनुच्छेद 25। फिर आता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किससे है? वो है आर्टिकल 29। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी कि इसके थ्रू जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट जारी करने का पावर मिलती है। तो इसी को ही आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? तो कहा था आर्टिकल 32 को। और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिलती हैं। फिर आता है आर्टिकल 39। इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, उनका वर्णन भी अनुच्छेद 39 में है। फिर आता है आर्टिकल 39 ए। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि सबको समान न्याय मिलेगा, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील है वो कराया जाएगा। तो इसकी जो हमें वो मिलती है आर्टिकल 39 ए से। फिर आता है आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 40। फिर आर्टिकल 41। इसमें कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो जो आपका मनरेगा वगैरह जो कवर होता है, वो आता है आर्टिकल 41 से। तो मनरेगा के थ्रू जो मजदूरी मिलती है लोगों को, वो कौन से आर्टिकल से आती है? वो है आर्टिकल 41। फिर आर्टिकल 43 जो है 43 खा या 43 बी, इसमें सहकारी समितियों का संवर्धन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 44 आज के टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो कि अभी-अभी गवर्नमेंट ने लागू करी है। तो सॉरी, वो लागू नहीं करी है, लागू करने वाली मतलब वाली है। तो आर्टिकल 44 ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसके अंडर है? ये आर्टिकल 44 के अंडर है। फिर आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, यानी कि जो बच्चे 6 वर्ष से कम हैं, उनकी देखभाल और उनके लिए शिक्षा का प्रावधान, ये मिलता है हमें आर्टिकल 45 से। फिर आता है आर्टिकल 48 ए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसका वर्णन जो है वो है आर्टिकल 48 ए से, और ये कई बार पूछा भी गया है। फिर आता है आर्टिकल 50। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 50, तो ये बताता है कि जो पावर है वो 50-50 है, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, उनकी शक्तियों का। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, ये बताता है आर्टिकल 50। तो 50 से जो पावर है वो 50-50 हो जाती है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। आर्टिकल 51 आता है। आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, ये भी काफ़ी पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अनुच्छेद 51 है, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर आता है आर्टिकल 51 ए। इसमें मूल कर्तव्यों का विवरण किया गया है, और ये मूल कर्तव्य हमने कहाँ किसके संविधान से लिए थे? तो ये मूल कर्तव्य हमने जो रशिया है उसके संविधान से लिए थे। 51 ए। फिर आता है आर्टिकल 52, जो कि बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये बताता है हमें अनुच्छेद 52। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये कौन बताता है? तो ये है आर्टिकल 55। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति की, वो बताता है आर्टिकल 57। 58 बताता है राष्ट्रपति के पद की योग्यता, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल 51 ए है मूल कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 51 ए मूल कर्तव्य, 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 60 आता है। आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, उसका विवरण किसमें है? उसका जो है विवरण किसमें दिया है? तो वो दिया है आर्टिकल 60 में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 61 जो है, इसमें राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, तो उसका विवरण, उस प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस दिया है किसमें? आर्टिकल 61 में। तो आर्टिकल 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 60 बताता है भारत जो राष्ट्रपति है वो शपथ कैसे लेगा। आर्टिकल 61 बताता है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसपे महाभियोग चलाकर जो हटाने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 61।
नेक्स्ट है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर आता है आर्टिकल 72, इसमें जो है वो राष्ट्रपति की क्षमा करने की या दंड को माफ करने की जो शक्ति है उसका विवरण है आर्टिकल 72 में। फिर आर्टिकल आता है आर्टिकल 73, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें बताया गया है, यानी कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो मंत्रिपरिषद है उससे रिलेटेड जो भी हैं वो सारे इसमें क्लॉज दिए हैं आर्टिकल 73 से। फिर आर्टिकल जो है 75(1) या आर्टिकल 75 ये जो है ये बताता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, तो ऐसा इस आर्टिकल में उल्लेख है। तो ऐसा अनुच्छेद जो है 75(1) में उल्लेख है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 बताता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि भारत सरकार को जो कोर्ट केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उन जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार का पक्ष रखेगा उसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76। फिर आर्टिकल 79 आता है, इसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 79 में संसद के बारे में बताया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के बारे में। तो 79 संसद के बारे में बताती है, 80 राज्यसभा के बारे में बताती है और 81 लोकसभा के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 83(1), इसमें ये बताया गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्यसभा का जो है वो विघटन नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है यानी कि इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा 83(1). फिर आता है आर्टिकल 101, इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जब वोटिंग होती है किसी बिल वगैरह पे, तो उसमें जब वोटिंग मान लीजिए अगर टाई हो गई तो उस समय उस कंडीशन पे जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो अपना निर्णायक मत डालता है। तो उस जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 101। ऐसे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसी भी वोटिंग में अपना मत नहीं डालता, मगर अगर कोई टाई की सिचुएशन हो गई है तो दोनों जो पक्ष और विपक्ष हैं उनमें मत बराबर बढ़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो बिल पास कराने के लिए अपने निर्णायक मत डालता है। तो इसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 101 में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर आता है आर्टिकल 108, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अनुच्छेद 108 है उसमें वर्णन है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अ, कब होगी, तो ये जो है या कैसे होगी, तो ये बताता है वो है आर्टिकल 108। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, उसको आहूत कौन करता है, यानी कि उसको बुलाता कौन है, तो वो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। मगर उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मगर उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कब डालता है, टाई होने की सिचुएशन में, तो वो डालता है आर्टिकल 101 के थ्रू। फिर आता है आर्टिकल 109 जो कि धन विधेयक से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि 109 है वो धन विधेयक से संबंधित है। फिर आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। फिर आर्टिकल 112 जो है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो हम बजट देखते हैं, जो वार्षिक बजट होता है हमारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर पास करते हैं, प्रेजेंट करती हैं संसद में, तो वो कौन सा अनुच्छेद के थ्रू आता है, तो वो आता है अनुच्छेद 112 में। हमारे संविधान में कभी जो बजट जो टर्म है वो यूज़ नहीं किया गया है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का टर्म यूज़ किया गया है। तो 112 बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। फिर 117 जो है वो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वित्त विधेयक की जो डेफिनिशन है उसको कौन बताता है, यानी कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है ये कि नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो कौन लेगा इसका डिसीजन, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा अध्यक्ष। तो वित्त विधेयक से रिलेटेड कौन से हैं, आर्टिकल 117, और उससे पहले धन विधेयक से रिलेटेड कौन सा, 109। तो 109 धन विधेयक है, 117 वित्त विधेयक है। 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट है। 109 धन विधेयक, 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है, 112 जो बजट से रिलेटेड है, 117 वित्त विधेयक से रिलेटेड है। फिर आता है 122। 122 जो है वो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाना, यानी कि जो संसद को जो कार्रवाई होती है वो उसको एक तरीके से शील्डिंग प्राप्त है न्यायालयों से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, इन सभी से। वो कौन से इससे प्राप्त है अनुच्छेद से, वो है अनुच्छेद 122, यानी कि संसद में जो कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर कोई भी जो न्यायालय है कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसकी जांच नहीं कर सकता है। ऐसा विवरण है अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 123 1 2 3 ये क्या है, ये संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अभी विश्रांति काल क्या होता है, ये विश्रांति काल होना चाहिए। विश्रांति काल वो होता है जब संसद के जो सदन है वो चल ना रहे हों, यानी कि आपने
आपको पता होगा कि संसद के 3 सत्र होते हैं हर साल में, तो उन 3 सत्रों के बीच में यानी 2 सत्रों के बीच में जो समय होता है जब दोनों सदन चल ना रहे हों, उस समय को विश्रांति काल कहते हैं। ऐसे में मान लीजिए कोई आपको बिल पास कराना है, तो इम्पोर्टेंट है, तो वो जो ऑर्डिनेंस जो आता है, तो वो जो किससे आता है, वो आता है अनुच्छेद 123 से, और उसको बनाता कौन है? तो वो बनाता है राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 123 वो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश लाने की शक्ति कौन से आर्टिकल से है? वो है आर्टिकल 123 यानी कि 123। फिर आर्टिकल 124 आता है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से रिलेटेड है। ये आपके आरओ जो हाई कोर्ट वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका हाई कोर्ट वाला आरओ है उसमें उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड और हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्लॉज़ हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं वो अति इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। यानी कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि जितने भी डिसीज़न जो उच्चतम न्यायालय और ये उच्च न्यायालय भी मतलब अभिलेख न्यायालय होता है। इसका जो मीनिंग है वो है कि जो भी डिसीज़न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय देते हैं, वो अगले आने वाले डिसीज़न्स के लिए एक एग्ज़ाम्पल की तरह यूज़ हो सकते हैं। तो 129 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 क्या बताता है? अनुच्छेद 137 बताता है उच्चतम न्यायालय का की पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि कोई भी नियम, कानून या विधेयक या अध्यादेश अगर की जो जाँच है उसका पुनरावलोकन है, रिव्यू करने की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय को मिलती है, वो मिलती है अनुच्छेद 137 से। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है आर्टिकल 137 से। अनुच्छेद 143 क्या है? अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधेयक पर या किसी भी आपके संविधान से रिलेटेड किसी चीज़ पर विमर्श चाहिए, तो उसकी जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो मिलती है आर्टिकल 143 से। अनुच्छेद 148 क्या है? वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो कैग आता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होता है, वो उसके लिए आर्टिकल है 148। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और अभी पिछले साल शायद आरओ या पीसीएस में ये पूछा गया था। अनुच्छेद 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड कौन-सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 155। आर्टिकल 148 क्या बताता है? वो बताता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। फिर आर्टिकल 164 ए ये बताता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ये शायद यूपी जो ट्रिपल एससी का पेट होता है उसमें शायद ये क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 164 ए जो है ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो ये जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू करता है? तो वह अनुच्छेद 164 ए। फिर आता है आर्टिकल या अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 जो है वो बताता है कि राज्य का महाधिवक्ता जैसे जो महान्यायवादी होता था राज्य में सेंटर में यानी केंद्र में महान्यायवादी होता है जो केंद्र सरकार को लीगल जो है एड देता है, लीगल हेल्प देता है। उसी तरह राज्यों की सरकारों को राज्य सरकारों को लीगल एड देने के लिए राज्यों में होता है राज्य का महाधिवक्ता। तो इसके लिए आर्टिकल है 165। तो 76 था अटॉर्नी जनरल के लिए, फिर 148 था आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए और 165 है राज्य का महाधिवक्ता के लिए। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अनुच्छेद 214 ये है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो 124 था 124 था, 124 था उच्चतम न्यायालय के लिए और 214 है राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए। आपके आरओ के लिए जो हाई कोर्ट वाला है उसके लिए अति इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो जितने भी न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 124 था उच्चतम न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 214 214 है वो है हाई कोर्ट्स के लिए। फिर आता है आर्टिकल 215 वो है उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब है कि अगर किसी आपके उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को अगले डिसीजन में एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया जा सकता है कि इस वाले केस में ऐसा डिसीजन दिया गया था, तो उसी तरह इस वाले केस में भी इसी तरीके का डिसीजन दिया जाए। तो एग्जाम्पलरी जो वो हैं केसेज़ हैं, वो अभिलेखीय न्यायालय बताते हैं। और पावर कौन-सी है? वो है आर्टिकल 215। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल जो 216 है उसके थ्रू उच्च न्यायालयों का गठन होता है। फिर आता है आर्टिकल 217 इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे ही आर्टिकल्स। तो उच्च न्यायालयों का गठन कौन से आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 216 से। फिर आता है आर्टिकल 226 इसमें उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। तो रिट निकालने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को कहाँ से मिलती है? तो आर्टिकल 226 से। और सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिलती है? तो वो है आर्टिकल 32 से। तो आर्टिकल 32 था जुडिशियल रिव्यू आपका 226 वाला 32 वाला और यहाँ है 226 जो है हाई कोर्ट के लिए।
फिर आता है अनुच्छेद 231, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे हरियाणा और पंजाब के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट है जो कि शायद चंडीगढ़ में है। तो उन दोनों के लिए तो इसी तरीके से कई राज्यों के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट बनाया गया है। इसमें कई और भी राज्य हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हैं, 3 कई-कई जो नॉर्थ ईस्ट में उनमें कभी-कभी 3-3 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो वो जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, इसका कौन-सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 231 और ये शायद आरओ-एआरओ में पूछा गया था 2021 वाले में। फिर आता है आर्टिकल 233, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है प्रावधान वो आर्टिकल 233 में है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 239 239 ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा? अब संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? तो वो है यूनियन टेरिटरी जैसे कि आपकी दिल्ली हो गई, पौंडीचेरी हो गई, ये सब। अनुच्छेद 239 का या 239 ए इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। इसमें क्या है? इसमें एनसीआर रीजन जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसमें कि नोएडा आ जाता है आपका, ग्रेटर नोएडा ये सब आ जाता है, गुड़गाँव वगैरह ये सब जो आ जाता है, तो वो है 239 ए इसमें दिल्ली और उससे एनसीआर रीजन से रिलेटेड जो क्लॉज़ हैं, वो है 239 ए में। फिर आता है अनुच्छेद 241 अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय जो स्थापित होगा यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, वो है 241 में। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 243 ए या 243 का, इसमें ग्राम सभाओं से रिलेटेड है, यानी कि ग्राम सभाएँ क्या होंगी, उनका स्वरूप क्या होगा, ये सब दिया गया है, वर्णित है अनुच्छेद 243 ए में या 243 का में। अगला आता है अनुच्छेद 243 खा या 243 बी, उसमें पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 243 ए हो गया ग्राम सभा के लिए, 243 बी हो गया पंचायतों के लिए, 243 का हो गया ग्राम सभा के लिए, 243 खा हो गया पंचायतों के लिए। फिर आता है 243 माह, इसमें पंचायतों की संरचना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यही याद रखिए 243 ए या 243 का जो है वो ग्राम सभा के लिए है, 243 बी या 243 खा जो है वो पंचायतों के लिए है। फिर आता है 243 था, ये है नगर पालिकाओं के लिए, तो 243 था जो है वो है नगर पालिकाओं के लिए। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, 243 का ग्राम सभा के लिए, 243 खा पंचायतों के लिए और 243 था नगर पालिकाओं के लिए। अनुच्छेद 249 जो है वो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अभी हमने देखा था कि 3 अनुसूचियाँ थी, जो थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उन्हीं सूचियों में से जो राज्य सूची है, उनके विषय में संसद को पावर दी गई है कि वो राष्ट्र के हित में, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है जिसमें या अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें राज्य के लिए जो जो आर्टिकल है या कोई लॉ बनाना है, तो संसद की शक्ति है, यानी कि केंद्र सरकार उस राज्य के लिए है नियम बना सकती है, किसके थ्रू? 249 के थ्रू। फिर आता है आर्टिकल 253, इसमें अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो आर्टिकल है या विधान है वो रिलेटेड है 253 से। अब जैसे आपका हो गया ये जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स, ये सब जो इनको मानने के लिए होता है कि इतना कार्बन फुटप्रिंट कम कर देंगे हम, अपना कार्बन एमिशन कम कर देंगे। तो ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय करार हैं, डब्ल्यूएचओ के हो गए या यूएन के हो गए, तो इन सबको मानने के लिए जो आर्टिकल है या उनसे रिलेटेड जो भी आपको प्रावधान बनाने हैं, तो उनका वर्णन किसमें है? वो है 253 में। फिर आता है 262, तो 262 में क्या है? इसमें अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। तो जो आपका जो रिवर से रिलेटेड जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कर्नाटका, तमिलनाडु इन सब के बीच में, आंध्रा इन सब के बीच में नदी जल विवाद, जैसे कावेरी वाला जल विवाद ये सब चलता रहता है, तो उनको निस्तारण के लिए एक अंतर्राज्यीय एक नदी या नदी दून जल संबंधी एक बनाया जाता है ट्रिब्यूनल, तो वो कौन से आर्टिकल से बनाया जाता है? वो बनाया जाता है आर्टिकल 262 से। फिर आता है आर्टिकल 263, इसमें अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है, यानी कि राज्यों के बीच में जो परिषदें हैं वो बनाई जाएँगी 263 से, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट है अंतर्राज्यीय नदी, इससे जो विवादों का न्याय निर्णयन कौन करेगा? तो वो करेगा आपका संसद। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 राज्यों के बीच में अगर नदी जल विवाद है, तो उसको जो है उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, और आर्टिकल कौन-सा है? वो है आर्टिकल 262। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 267, भारत की आकस्मिकता फंड या कंटिजेंसी फंड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 280 सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 बताता है वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन की जो गठन होता है वो किस आर्टिकल से होता है? आपसे यही डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का जो गठन होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है? तो होता है आर्टिकल 280 के थ्रू। फिर आता है अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए जो है वो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। पहले जो ये, यानी कि ये संपत्ति का अधिकार है। पहले ये एक जो है मौलिक अधिकार था, ये मूल अधिकार था, मगर संसद का संविधान का संशोधन करके इसको 300 ए बना दिया गया और इसको एक विधिक जो अधिकार बना दिया गया, यानी कि एक लीगल राइट बना दिया गया आपके मौलिक अधिकार से हटाकर।
फिर आता है आर्टिकल 312 या अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड। तो जैसे आपकी ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज़ हो गई, ऑल इंडिया जो आपकी बाकी सर्विसेज़ हो गई, तो ये सब आती हैं आपकी सिविल सर्विसेज़ हो गई। तो इन सब के लिए भारतीय जो अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, ये सब आती है 312 में, और उसी में ही स्पेशल है 315 जिसमें आती हैं आपकी लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग। यानी कि जो आईएएस और पीसीएस वाली से रिलेटेड जो सेवा आयोग बनते हैं, जैसे कि आपका यूपी में आपका हो गया जो पीसीएस वाला जो आयोग है आपका, यूपी पीसीएस वाला, और आईएएस वाला हो गया आपका सेंटर में। तो ये सब किससे बनते हैं? यूपीएससी वाला, यूपी पीसीएस वाला। तो ये सारे आयोग जो बनते हैं, ये आर्टिकल 315 के थ्रू बनते हैं। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसका गठन होता है आर्टिकल 315 में। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएँ। इसमें कई डिफरेंट सेवाएँ आती हैं, और 315 मतलब 315 जो स्पेसिफाइड कर देता है, इसमें सिर्फ संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी कि निर्वाचन से रिलेटेड कौन-सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 324। फिर आता है आर्टिकल 326। 326 है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। यानी कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज़ हमें मिलती है, यानी कि हम 18 वर्ष के होने पर, वयस्क होने पर अपना मत दे सकते हैं। तो ये अधिकार जो हमको मिलता है लोकसभा और राज्यसभाओं में मत देने का, तो ये हमें मिलता है आर्टिकल 326 से। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आर्टिकल 326 के थ्रू हमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो वोट करने का अधिकार मिलता है, वो है हमारा आर्टिकल 326 में। फिर आता है आर्टिकल 330। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो जो रिजर्वेशन है आपका लोकसभा में आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो वो कौन से अनुच्छेद से है? वो है अनुच्छेद 330 से। फिर आर्टिकल आता है आर्टिकल 331। इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों या जिसको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, इनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो था आर्टिकल 331 में, मगर 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जिसके द्वारा इसको निष्प्रभावी यानी कि इसको हटा दिया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन-सा हटाया गया? तो अनुच्छेद 331 हटाया गया है, जिसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व या एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको चुना जाता था। तो इसको हटा दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 333। इसमें राज्यों की विधानसभाओं में, अब देखो 331 था लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए, और आर्टिकल 333 था, ये था राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए। 104वें संविधान संशोधन 2019 से इसको भी हटा दिया गया है। तो 331 हटाया गया और 333 हटाया गया। फिर आता है आर्टिकल 338। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो जो आपका शेड्यूल कास्ट वाला जो आयोग होता है, उस जो कमीशन होता है, वो बनता है आर्टिकल 338 से, और आर्टिकल 338 ए से बनता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग बनाया जाता है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 ए बनाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 और 338 ए। फिर आता है 338 बी। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि जो ओबीसीज हैं, उनके लिए जो आयोग बनता है, वो बनता है 338 बी के थ्रू। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले था 330। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, वो है आर्टिकल 330 में। 331, 333 इनको हटा दिया गया है 2019 वाले 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 338 आता है, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग की गठन होगा, वो 338 से होगा। फिर 338 ए, इसमें अनुसूचित जनजातियों का आयोग का गठन है। फिर 338 बी या 338 खा, इसमें जो पिछड़ा वर्ग का है, उसके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 338 खा या 338 बी के थ्रू होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 343। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है, ये बताता है आर्टिकल 343 की संघ की जो राजभाषा है, वो हिंदी होगी, और जो लिपि है, वो देवनागरी होगी। तो इसकी घोषणा कौन-सा आर्टिकल करता है? इसमें राजभाषा बोला गया है, राज्य भाषा नहीं बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 343 ये बताता है कि जो संघ की राजभाषा होगी, वो होगी हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। फिर आता है आर्टिकल 344। इसमें जो है वो राजभाषा के आयोग के गठन के बारे में 344 बताता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 343 इंपॉर्टेंट है। इसमें राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कौन-सा आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 343, 343। नेक्स्ट इज आर्टिकल 350 या 350 ए। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो है, ये आर्टिकल 350 ए देता है, यानी कि जब आप छोटे हैं, प्राथमिक स्तर पर हैं, यानी कि 6th क्लास के अंडर पे हैं, तो आपको जो प्राथमिक जो शिक्षा मिलेगी, वो आपकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आपको वहाँ की भाषा से मिलेगी। यूपी वगैरह के हैं, तो आपको हिंदी में मिलेगी। या आप साउथ के हैं, तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा से मिलेगी। तो ये जो बताता है, वो 350 ए बताता है। और अभी सीबीएसई ने ये घोषित भी किया है कि जो प्राथमिक स्तर पर है, वहाँ पे मातृभाषाओं को
मतलब हम ज़्यादा जोर देंगे वहाँ पे शिक्षा देने का, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ दी जाएँगी प्राथमिक स्तर पर। ये कौन-सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है 350 ए। फिर आता है 350 बी या 350 350 था। ये बताता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी नियुक्त होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 बताता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो जो 352 है ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी, पूरे राष्ट्र में इमरजेंसी लग जाएगी 352 के थ्रू। कब लगेगी? जब युद्ध होगा किसी पड़ोसी से, मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना से हमारा युद्ध हो जाता है, तो आर्टिकल 352 लगेगा, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। या भारत के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो हमारा आर्टिकल 352 इन्वोक हो जाएगा, 352 लग जाएगा, और ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि पूरे देश में आपातकाल लग जाएगा, एक साथ इमरजेंसी लगेगी। फिर आता है अनुच्छेद 356, इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने की दशा में उपबंध है। तो 352 से पूरी इंडिया में इमरजेंसी लगेगी, 356 से सिर्फ उसी राज्य में इमरजेंसी लगेगी जहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गए हैं। यानी कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है और राज्य उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आर्टिकल है वो 356 लगेगा, सिर्फ उस राज्य में ही जो है वो इमरजेंसी लगेगी। मगर 352 में क्या है, वो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो यानी कि पूरे इंडिया में इमरजेंसी लग जाएगी। आपसे जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके कारण पूछ सकता है, तो उसमें याद रखना, या तो युद्ध है, या बाह्य आक्रमण है, या तो युद्ध हमने कर दिया है किसी कंट्री के खिलाफ, या किसी दूसरी कंट्री ने हम पर आक्रमण कर दिया है, या भारत के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसमें सशस्त्र विद्रोह है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बार-बार आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ विद्रोह लिख दिया जाएगा, मगर विद्रोह के साथ सशस्त्र भी होना चाहिए, यानी कि आर्म्स भी होने चाहिए। तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के थ्रू, और 356 में क्या है, तो वो है राज्यों में आपातकाल, सिर्फ उसी पर्टिकुलर राज्य में आपातकाल लगेगा जहाँ पे संवैधानिक तंत्र यानी कि लॉ एंड ऑर्डर विफल हो गए हैं। फिर आता है आर्टिकल 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगेगी, वित्तीय आपातकाल लगेगा 360 से, और ये आज तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगा है। तो कौन-सा आपातकाल जो है आज तक इंडिया में नहीं लगा है, वो है वित्तीय आपातकाल, जो कि है आर्टिकल 360 से। फिर आता है आर्टिकल 368, जो कि संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो संविधान संशोधन होता है, संसद करती है, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू करती है? तो वो करती है आर्टिकल 368 के थ्रू। तो ये इम्पोर्टेंट जो थे, पार्ट थे, अनुच्छेद थे। अ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।